हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो सेशन में हम क्लास 12 के सेकंड चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक कंसेप्ट्स की जानकारी जरूरी है, जैसे डेफिनेट इंटीग्रेशन की, दूसरा डॉट प्रोडक्ट की और तीसरा वर्क डन के कंसेप्ट की। तो सबसे पहले हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रोसेस को रिकॉल कर लेते हैं। मान लीजिए कि हमें एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन करना है ना। लिमिट दे रखा है 1 से 2। तो ये कैसे होगा? तो सबसे पहले हम बेसिक इंटीग्रेशन ही करते हैं, ठीक है। तो पहले बिना लिमिट का लिख लें इसको, एक्स स्क्वायर डीएक्स, ठीक। तो पहले हम इस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे। सिंपल फॉर्मूला यहां कौन सा अप्लाई होगा? एक्स टू द पावर एन डीएक्स वाला, जो क्या था एक्स टू द पावर एन प्लस 1 बाई एन प्लस 1। तो यहां एन की वैल्यू क्या है? 2 है, मतलब जो पावर है एक्स का वो 2 है, वही एन की वैल्यू होती है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर एन प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा? x 3/3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे? लिमिट्स को पुट करेंगे। देखिए कैसे, 1 से 2। तो अब क्या करेंगे? एक बार x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे, एक बार x की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब बाई 3, फिर लोअर लिमिट 1 का क्यूब बाई 3 और बीच में माइनस साइन कर देते हैं, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? 8/3 हो जाएगा, माइनस ये क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। तो ये हो गया 8 - 1 मतलब 7/3, है ना। तो ये इस तरह से हम डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रोसेस को फॉलो करते हैं। दूसरा कंसेप्ट जो जरूरत पड़ेगी हमको यहां पे, वो है डॉट प्रोडक्ट की। डॉट प्रोडक्ट को हम कब इस्तेमाल करते हैं? डॉट प्रोडक्ट को हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें दो वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके स्केलर क्वांटिटी चाहिए हो, ठीक है। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग डॉट प्रोडक्ट की प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो इस तरह का होता है। मान लीजिए दो वेक्टर्स हैं, ए और बी वेक्टर। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? डॉट प्रोडक्ट होगा वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ थीटा। यहां थीटा क्या होता है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है। एग्जाम्पल से समझिए इसको। अगर दो वेक्टर्स दिए हैं, मान लीजिए ये ए वेक्टर दिया है ना, और ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड दिया है वो मान लीजिए है 3। ये बी वेक्टर है, बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है मान लीजिए 2, और जो एंगल है इन दोनों के बीच में वो है 60 डिग्री का। तो दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट निकलेगा वो कितना होगा? तो ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो ए का मैग्नीट्यूड कितना? 3, बी का मैग्नीट्यूड कितना? 2 cos 60 है। तो ये 3 इंटू 2 को भी रहने देते हैं। cos 60 कितना होता है? हाफ होता है। इस 2 से 2 गया तो देखिए 3 मिल गया, ठीक। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। एक और डॉट प्रोडक्ट की प्रोसेस होती है आई जे के कैप, जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनके टर्म्स में। तो यहां पे हम बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से उसको करके बता दे रहे हैं। ए वेक्टर मान लीजिए दिया है 3i वेक्टर, 2j वेक्टर, 2j कैप और 4k कैप। बी वेक्टर दिया हुआ है मान लीजिए 2i कैप, 3j कैप और 2k कैप, है ना। तो a डॉट बी वेक्टर क्या होगा? ठीक। तो डॉट प्रोडक्ट में फॉर्मूला ये होता है कि जब यूनिट वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब i डॉट आई करें या j डॉट जे करें या k डॉट
k करें, इन तीनों में आंसर हमें 1 आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम i डॉट जे करें या j डॉट i करें या j डॉट k करें या k डॉट i करें, है ना, तो इस टाइप के केसेस में आंसर हमें 0 मिलता है, ठीक है। तो देखिए पहले हम इसको इन सबसे मल्टीप्लाई करेंगे बारी बारी से। तो चूंकि i कैप सिर्फ i कैप के साथ ही 1 होगा और i j के साथ i k के साथ जो है वो 0 हो जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्या करते हैं, i कैप को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। सिमिलरली हम j और j वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, k और k वाले को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या मिल जाएगा हमको, 6, 3 इंटू 2 6 हो गया और i डॉट i तो 1 हो गया, है ना, प्लस 2 इंटू 3 6 हो गया, j डॉट j 1 हो गया, फिर 4 इंटू 2 8 हो गया और k डॉट k 1 हो गया। तो ये हो गया 6 6 8, तो हो गया ये 12 और 8 20, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो ये डॉट प्रोडक्ट की प्रोसेस हो गई। तीसरा जो मेन कंसेप्ट है वो है वर्क डन का। वर्क डन क्या होता है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले की बात करें तो ये होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो देखिए फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है ना। इन्हीं दोनों वेक्टर क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके हम स्केलर क्वांटिटी वर्क निकालते हैं। तो यहां पे क्या इस्तेमाल होगा, डॉट प्रोडक्ट इस्तेमाल होगा। तो जो फॉर्मूला हम 11th स्टैंडर्ड में आके यूज करते हैं वर्क डन का, वो करते हैं फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट का बेसिक फॉर्मूला क्या था, F का मैग्नीट्यूड, S का मैग्नीट्यूड और इनटू में कॉस ऑफ थीटा। थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे, F वेक्टर और S वेक्टर के बीच का एंगल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी कुछ स्पेशल केसेस होते थे, उनको रिकॉल कर लीजिए, यहां जरूरत पड़ेगी उनकी। पहला कंडीशन कि अगर फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में हो, मतलब थीटा जो है वो यहां पे कितना हो जाएगा, 0 डिग्री का। तो कॉस 0 जो है वो 1 होता है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, ये सिंपली F इंटू एस, है ना। कॉस थीटा तो कॉस 0 होने से 1 हो जाएगा। तो इस केस में जो वर्क डन मिलेगा वो हमको F इंटू एस मिल गया, ठीक। दूसरा केस ये हो सकता है कि फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपस में 90 डिग्री पे हो, है ना, मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, इसलिए वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा, 0, ओवरऑल 0 हो जाएगा वो। तीसरी कंडीशन कि फोर्स मान लीजिए इस तरफ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इसके जस्ट अपोजिट है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री का केस, है ना। तो इस केस में चूंकि cos 180 -1 होता है, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, Fs और इनटू में cos 180 की जगह -1, मतलब -Fs, ठीक है। तो वर्क डन में 3 पॉसिबिलिटी, पॉजिटिव वर्क डन, 0 वर्क डन, निगेटिव वर्क डन, ठीक है। क्लियर रहेगा। तो अब हम बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की। तो देखिए सिर्फ एनर्जी की बात करें तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होती है कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। अब इस एनर्जी के कई रूप हैं, साउंड के फॉर्म में भी एनर्जी होती है, हीट के फॉर्म में भी एनर्जी होती है, लाइट के फॉर्म में भी एनर्जी होती है,
है ना। 9th क्लास में या 11th क्लास में हमने एनर्जी के दो और कंसेप्ट पढ़े हैं। काइनेटिक एनर्जी जो कि ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण होता है, और दूसरा पढ़ा है पोजीशन के कारण पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो इस चैप्टर में जो हमारा कंसेप्ट है वो इसी पे बेस है। हम पोटेंशियल एनर्जी की बात यहां पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं सिंबॉलिकली? कैपिटल यू से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी जो होता है वो सिंपली वर्क डन होती है, ठीक है। जो भी हम काम करते हैं वही वर्क डन सिस्टम में एज अ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है। तब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें ध्यान रखना है कि जो वर्क डन हो रहा है वो किस फोर्स के कारण हो रहा है। सिस्टम के अपने इंटरनल फोर्स के कारण हो रहा है या एक्सटर्नल फोर्स लगाकर हम कर रहे हैं सिस्टम पे वर्क डन, ठीक है। तो ड्यू टू इंटरनल फोर्स और ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। तो यहां पे हमें मेन बात ये रखना है कि जब भी वर्क डन एक्सटर्नल फोर्स के कारण होगा, मान लीजिए उसको हम इंडिकेट करते हैं WEXT से, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, तो ये वर्क डन एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा सिस्टम में, ठीक। लेकिन जब वर्क डन इंटरनल फोर्सेस के कारण हो उसको हम WIN से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो जब वर्क डन इंटरनल फोर्सेस के कारण हो तब इसका निगेटिव वैल्यू जो है वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाता है, ठीक है। यही बात हमको मेन याद रखनी है इस चैप्टर में, ठीक है, कि एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वो एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा। इंटरनल फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा उसका निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल फोर्सेस क्या हो जाएंगे? ग्रेविटेशन के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा सिस्टम का इंटरनल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में जो कूलम्ब्स फोर्स होता है दो चार्जेस के बीच में लगने वाला, वो यहां पे इंटरनल फोर्स के तौर पे कंसीडर किया जाएगा, ठीक। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन एक्सटर्नल फोर्स के भी टर्म्स में हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इंटरनल फोर्स मतलब कूलम्ब्स फोर्स के भी टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही प्रोसेस में हमें क्या ध्यान रखना है कि हम पहले एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, मतलब कूलम्ब्स फोर्स के कारण वर्क डन हो या फिर एक्सटर्नल फोर्स के कारण वर्क डन हो, उन दोनों वर्क डन को हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा वही एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी, लेकिन इंटरनल फोर्स का जो वर्क डन होगा मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब्स फोर्स के कारण जो वर्क डन होगा उसका जो निगेटिव होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल से समझ लीजिए कि अगर एक्सटर्नल फोर्स ने जो वर्क डन किया वो 100 जूल किया तो ये एज इट इज पोटेंशियल एनर्जी के तौर पे सिस्टम में स्टोर हो जाएगा। लेकिन अगर हम इंटरनल फोर्स के कारण वर्क डन कंसीडर कर रहे हैं तो उस केस में मान लीजिए ये भी 100 जूल ही अगर है तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस, मतलब माइनस में 100 जूल, ठीक है। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों चीजों में कि हम एक्सटर्नल फोर्स कंसीडर करें तब कैसा एनर्जी और जब इंटरनल फोर्स कंसीडर करें तब कैसा एनर्जी, ठीक। तो हम इन्हीं कंसेप्ट को
ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का डेरिवेशन हम कैलकुलेट करते हैं।